बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 और आज उसमें हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमने स्टोक्स लॉ को डिस्कस करना है। स्टोक्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हमने जो है वो फ़्लो इन फ्लूइड्स को डिस्कस करना है कि फ्लूइड्स में आपके साथ किस तरह के फ़्लोज़ होते हैं, और फिर उसके बाद हमने फ्लो रेट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टोक्स लॉ से। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। और उस साइंटिस्ट ने हमें जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया है। किसका मैथमेटिकल फॉर्म हमें दिया है? उस साइंटिस्ट ने हमें ड्रैग फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म दिया है। ड्रैग फोर्स, ठीक है। और उसने कहा है कि द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब उसने हमें एक रिलेशन दिया है ड्रैग फोर्स का किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, रेडियस के साथ और विस्कोसिटी के साथ। ठीक है, मतलब उसने हमें एक रिलेशन प्रोवाइड किया है ड्रैग फोर्स का, और वो कहता है कि ड्रैग फोर्स जो है, जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उस बॉडी की वेलोसिटी पर, उस बॉडी के रेडियस पर, और उस मीडियम की विस्कोसिटी पर। तो स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो स्टेटमेंट की आ जाएगी। तो इस लॉ की फॉर्मल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी, द ड्रैग फोर्स एक्टिंग on a spherical body is, या ये भी साथ में लिखते हैं, spherical body moving in a fluid, moving in a fluid is directly proportional, directly proportional to speed। ठीक है, या स्पीड की जगह हम वेलोसिटी मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी, velocity and radius of the body, and with viscosity of the medium, with viscosity of medium। ठीक है, ये आपके साथ ड्रैग फोर्स का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आ जाएं, जो स्टोक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, तो वो ड्रैग फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म आपके साथ इस तरह मेंशन होता है कि ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स का आपके साथ फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ड्रैग फोर्स है ये आपके साथ हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स हमेशा आपके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन नंबर 1 आपको स्टेटमेंट में ही दिखाई दिया होगा कि बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो स्फेरिकल होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 इसकी क्या है? द बॉडी मस्ट बी स्फेरिकल, द बॉडी मस्ट बी स्फेरिकल।
ये आपके साथ इसका कंडीशन नंबर 1 हो गया। और कंडीशन नंबर 2 इसमें ये है कि फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड वो या तो आपके साथ रेस्ट में होगा और या वो फ्लूइड आपके साथ लेमिनार मोशन में होगा। ठीक है, मतलब ये जो आपके साथ फार्मूला है ये टर्बुलेंट मोशन के लिए नहीं है। इसमें या तो फ्लूइड रेस्ट में होगा या फ्लूइड फिर किस में होगा, लेमिनार मोशन में होगा। तो ये आपके साथ कंडीशंस हैं स्टोक्स लॉ के। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए ही हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होंगे तो फिर जो है हमें स्टोक्स लॉ को अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर हम फिर भी अप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट जो होगा वो फिर एक्सपेरिमेंट से काफ़ी जो है मुख्तलिफ रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कंडीशंस फॉर स्टोक्स लॉ। अब इस तरह करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको ज़रा डिराइव या प्रूफ करने की भी कोशिश कर लेते हैं। और उसमें हम जो है डेली लाइफ के ऑब्ज़र्वेशंस को भी देख लेते हैं कि क्या जिन प्रोपोर्शनैलिटीज़ की बात हो रही है क्या ये वाकई जो है डेली लाइफ में ऑब्ज़र्वेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि आपके साथ एक लिक्विड है। ठीक है, और लेट्स सपोज़ उस लिक्विड के लेयर्स हैं। ठीक है, ये हमारे साथ मिसाल के तौर पे एक लिक्विड है और ये मैं उसके लेयर्स ड्रा कर रहा हूँ उस लिक्विड के। इस हर लेयर पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये उस लिक्विड के लेयर्स हैं और लेट्स सपोज़ ये उन लेयर्स में जो है डिफिनेट फासले पर आपके साथ वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये लेयर्स जो हैं ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। उस विस्कोसिटी की वजह से ये लेयर्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहते और ये लेयर्स जो हैं ये मूव नहीं होना चाहते। ठीक है, मतलब ये लेयर्स की जो आपस में इंटरेक्शन है उसकी वजह से लेयर्स की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, जिसकी वजह से ये लेयर्स या ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव नहीं होना चाहते। अब फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है बिल्कुल स्फेरिकल। ठीक है, और वो बॉडी इन लेयर्स की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब ये बॉडी जब आएगी तो ये इन लेयर्स को जो है चीरती हुई अंदर जाएगी और ये लेयर्स जो हैं वो मूव करना नहीं चाहेंगे। तो ये लेयर्स अपनी विस्कोसिटी की वजह से वो इस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे, एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। वो लेयर्स अपनी विस्कोसिटी की वजह से इस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे, अपोजिंग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो स्टोक्स कहता है कि सबसे पहली बात क्या है, स्टोक्स कहता है कि सबसे पहली बात ये है कि आपके साथ जो ये ड्रैग फोर्स है ये ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, स्पीड को या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को। ठीक है, मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो आपके साथ ड्रैग फोर्स और स्पीड का किस तरह ग्राफ बनेगा, ड्रैग फोर्स और स्पीड का जो ग्राफ बनेगा वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात पे आप सोचें कि फ़र्ज़ करें आपके साथ दो बॉडीज़ हैं। अच्छा, वैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी में जब हम ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस करेंगे तो इसमें आपने एक बात का जो है वो ख़याल रखना होगा कि आपको ना तो रेडियस को चेंज करना होगा और ना ही विस्कोसिटी को आपने चेंज करना होगा। रेडियस और विस्कोसिटी क्या होंगी, वो सेम होंगी। विस्कोसिटी सेम का मतलब ये होगा कि वो फ्लूइड जो होगा वो सेम होगा। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा ये सोचने की कोशिश करें कि आपके साथ जो है वो इस फ्लूइड में आपके साथ दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, दोनों बॉडीज़ का रेडियस भी सेम है और दोनों बॉडीज़ की जो है वो दोनों बॉडीज़ के लिए फ्लूइड भी सेम है। लेकिन इस बॉडी की स्पीड जो है v1 वो कम है
और इस बॉडी की स्पीड जो है v2 वो आपके साथ क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब आपके साथ v1 जो है वो कम है v2 से, या v2 जो है वो ज़्यादा है v1 से। तो अब आप स्टूडेंट्स विजुअलाइज करने की कोशिश करें, v1 की स्पीड अगर कम है तो वो कम लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, और v2 की स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो जितनी लेयर्स के साथ इंटरेक्शन होगी उतना अपोजिंग फोर्स भी अप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है और डेली लाइफ में ऑब्जर्वेबल है कि अगर v1 कम है तो f1 भी f2 से कम होगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ड्रैग फोर्स जो होता है ये वेलोसिटी को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम स्टोक्स लॉ के अदर प्रोपोर्शनैलिटीज़ की बात करें तो फिर वो कहता है कि ड्रैग फोर्स सेकंड नंबर पे रेडियस ऑफ द बॉडी के साथ भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस करते वक्त हमें ना स्पीड को चेंज करना होगा और ना हमें विस्कोसिटी को चेंज करना होगा, ये दोनों हमें सेम रखने होंगे। और अगर सेम रखते हुए हम फिर ड्रैग फोर्स और रेडियस का ग्राफ बनाते हैं, ड्रैग फोर्स और रेडियस का, तो वो ग्राफ भी आपके साथ क्या होगा, वो भी आपके साथ स्ट्रेट लाइन होगा। और स्टूडेंट्स इसको भी ज़रा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि अगर आपके साथ यही लेयर्स हों, इन लेयर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके साथ ये लेयर्स हैं और इनको हम यहाँ दोबारा पेस्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप सोचें कि ये लेयर्स हैं, ठीक है, और इस दफ़ा आपने क्या करना है, एक बॉडी का साइज़ छोटा लेना है और दूसरी बॉडी का साइज़ जो है वो आपने बड़ा लेना है, और स्पीड इस दफ़ा दोनों की क्या होगी, स्पीड दोनों की वो सेम होगी। ठीक है। इस दफ़ा रेडियस में फ़र्क होगा, ये रेडियस r1 है और ये जो रेडियस है ये आपके साथ r2 है। अब r1 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, r2 से कम है। अब आप स्टूडेंट्स विजुअलाइज करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आप देख लें ज़रा कि ये जो आपके साथ बॉडी है ये इस रीजन में मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, तो ये कम मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी, तो ऑटोमेटिकली मीडियम का जो अपोजिंग फोर्स होगा वो भी कम होगा। और ये दूसरी बॉडी जो है ये इस रीजन में मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी, तो ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगी तो अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि जितने कम मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए तो कम अपोजिंग फोर्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए तो ज़्यादा अपोजिंग फोर्स। तो रेडियस कम है तो फोर्स भी कम है, रेडियस बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गया। इसका मतलब आपके साथ ये हुआ कि फोर्स, इस ड्रैग फोर्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ हुई, रेडियस के साथ भी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये स्टोक्स लॉ की सेकंड प्रोपोर्शनैलिटी थी। और फिर स्टोक्स लॉ की जो लास्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 3, स्टोक्स लॉ कहता है कि ड्रैग फोर्स जो है ये विस्कोसिटी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और विस्कोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस करते वक्त आपने रेडियस और वेलोसिटी को क्या रखना है, रेडियस और वेलोसिटी को सेम रखना है। और स्टूडेंट्स जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी का, अच्छा विस्कोसिटी को चेंज करने का मतलब मीडियम को चेंज करना है, मतलब अब आपने जो है दो मुख्तलिफ मीडियम्स लेने होंगे। तो मिसाल के तौर पे एक जो है आपने फ़र्ज़ करें यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, अब हमने जो है वो दो मीडियम्स लेने हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ आप कंसिडर करें कि ये जो एक मीडियम है आपके साथ, ये एक मीडियम आपके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीडियम वाटर है और एक दूसरा मीडियम जो है वो हनी है, ठीक है।
तो दोनों की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। ये वाला मीडियम आपके साथ कंसिडर करें कि ये क्या है, ये वाटर है, और ये दूसरा मीडियम, ये मीडियम नंबर 1 वाटर है, और ये दूसरा मीडियम आपके साथ हनी है। तो देखें वाटर की जो विस्कोसिटी है वो हनी की विस्कोसिटी से कम होती है, हमें पता है, ठीक है। अब दोनों केसेस में आप स्फेरिकल बॉडीज़ ले लें और दोनों का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए, और वेलोसिटी भी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वाटर के जो लेयर्स की इंटरेक्शन होती है वो हनी के मुकाबले में वीक होती है। मतलब वाटर कम रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर सकता है, हनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर सकता है। वाटर कम ऑपोजिशन दे सकता है, हनी जो है वो ज़्यादा ऑपोजिशन दे सकता है। तो ये भी लॉजिकली ऑब्ज़र्व है कि अगर वाटर की विस्कोसिटी कम है तो वाटर का फोर्स भी कम होगा, और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हनी का फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ड्रैग फोर्स जो है ये विस्कोसिटी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं कि आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें। ये जो आपने तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ पढ़ी हैं, तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, ठीक है। और फिर इसमें कांस्टेंट लग जाता है, ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके साथ 6 पाई है। तो ये आपके साथ फार्मूला बन जाता है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके साथ क्या आ गया है, ड्रैग फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म। और अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, मतलब आप ड्रैग फोर्स के ऊपर एरो हेड लगाना चाहते हैं, तो फिर साथ में आपको वेलोसिटी के ऊपर भी क्या लगाना होगा, एरो हेड, और यहाँ पे आपको एक माइनस लगाना होगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा वेलोसिटी को क्या होती है, वो ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो इस बात का आपने साथ में ख्याल रखना है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो आपके साथ क्या है कि ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ड्रैग फोर्स को और अपथ्रस्ट को, ठीक है। सो आपके साथ जो ड्रैग फोर्स है ये एक डिफरेंट चीज़ है, और एक फोर्स होता है जो फ्लूइड अप्लाई करता है, उस फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको ज़रा डिफरेंशिएट करते हैं, और ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, आप बोर्ड में भी अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि दोनों के फार्मूलाज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई एन आर वी, जबकि अपथ्रस्ट जो होता है, अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है एम जी। और ये एम जी क्या है, ये है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये जो आर्शिमिडियस प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं मैट्रिक में, तो उसमें अपथ्रस्ट जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, ड्रैग फोर्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ऑपोजिट टू वेलोसिटी होता है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ड्रैग फोर्स उसके क्या होगा, ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। मतलब ये हमेशा क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। जबकि अपथ्रस्ट जिस तरह नाम से जाहिर है, अपथ्रस्ट जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है,
अपथ्रस्ट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड की तरफ होती है, ठीक है। सो आपके साथ ड्रैग फोर्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी है, जबकि अपथ्रस्ट जो है वो आपके साथ ऑपोजिट टू क्या होता है, हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा फ़र्क हो गया। स्टूडेंट्स, तीसरा फ़र्क ये है कि ड्रैग फोर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ड्रैग फोर्स क्या है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब हमने स्टोक्स लॉ में भी पढ़ा कि ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ड्रैग फोर्स, वेलोसिटी कम होगी तो ड्रैग फोर्स कम होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। जबकि अपथ्रस्ट जो है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो अपथ्रस्ट क्या है, ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्पीड पर, रेडियस पर और विस्कोसिटी पर। जबकि अपथ्रस्ट जो है वो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि बैलून जो है उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट अप्लाई होता है, स्टोन पे जो है वो कम अपथ्रस्ट अप्लाई होता है। तो असल में बैलून का वॉल्यूम ज़्यादा है और स्टोन का वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो कम है, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये सिर्फ मूविंग बॉडीज़ पे एक्ट करता है। ड्रैग फोर्स जो है वो सिर्फ क्या करता है, मूविंग बॉडीज़ पे एक्ट करता है। याद रखें, जो बॉडीज़ रेस्ट में होती है तो रेस्ट में ड्रैग फोर्स क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि स्पीड ज़ीरो हो जाती है तो इसलिए ड्रैग फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है। जबकि अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट ये इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। अपथ्रस्ट रेस्ट बॉडीज पर भी एक्ट करता है, ये रेस्ट बॉडीज़ पर भी एक्ट करता है और ये मूविंग बॉडीज़ पर भी एक्ट करता है। तो अपथ्रस्ट इसे नहीं देखता कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, वो हमेशा एक्ट करता है। जबकि ड्रैग फोर्स जो है वो आपके साथ सिर्फ तभी एक्ट करता है जब बॉडी किस में हो, जब बॉडी मोशन में हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ डिफ्रेंसिएशंस जो हैं वो कर ली हैं ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट के दरमियान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इस टॉपिक को कर लेते हैं वाइंड अप, और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसको हम फ्लूइड फ्लो एंड फ्लो रेट्स कहते हैं। तो फ्लूइड में कौन सी किस्म की फ्लोज होती हैं, मतलब फ्लूइड के मोशन की कौन सी टाइप्स हैं, और फिर फ्लो रेट्स किसे कहते हैं, ये अब हमने डिस्कस करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में, ये एक्सरसाइज के मिड से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब आपसे विस्कोसिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपसे स्टोक्स लॉ के बारे में भी पूछा जा सकता है, और आपसे फ्लूइड फ्लो की जो टाइप्स हैं और फ्लो रेट्स किसे कहते हैं, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा, देखिए, नॉर्मली जब आपके साथ सॉलिड बॉडीज़ जो होती हैं, सॉलिड बॉडीज़, जब सॉलिड बॉडीज़ मोशन में होती है तो हम उसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। सॉलिड बॉडीज़ जब मोशन में होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे उसको। उसके मोशन या उसके रेट को फाइंड करने के लिए हम स्पीड फाइंड करेंगे। लेकिन जब आपके साथ फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, जब आपके साथ जो है वो फ्लूइड मूव करता है, एक फ्लूइड जो है वो आपके साथ क्या करता है, मूव करता है, तो उसके लिए फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लूइड फ्लो का, ठीक है।
मतलब ये उसके मोशन को शो करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम फ्लूइड फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्लो की आपके साथ दो टाइप्स हैं जिसके नेम हमने इस लेक्चर चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किए थे। वो दो टाइप्स आपके साथ कौन कौन से हैं? एक आपके साथ फ्लूइड फ्लो होता है जिसको कहा जाता है लेमिनार मोशन, और एक मोशन को कहा जाता है टर्बुलेंट मोशन। लेमिनार मोशन और टर्बुलेंट मोशन। इस लेमिनार मोशन को हमने कहा था कि इसको जो है वो स्ट्रीम लाइन मोशन भी कहा जाता है। लेमिनार मोशन का जो दूसरा नाम है इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रीम लाइन मोशन भी इसको कहा जाता है। तो इसको ज़रा डिफ़ाइन करते हैं कि ये लेमिनार मोशन और टर्बुलेंट मोशन में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, लेमिनार मोशन में क्या होता है कि द मोशन इन विच the motion in which the particles follows the same path as followed by the first particle, as followed by the first particle. First particle is known as laminar motion. इसको एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके साथ ये आप कंसिडर करें कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके साथ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब कंसिडर करें कि ये पहला पार्टिकल इसने ऐसा एक पाथ जो है वो कवर कर लिया, और दूसरे पार्टिकल ने ऐसा पाथ कवर कर लिया, और तीसरे पार्टिकल ने मिसाल के तौर पे एक ऐसा पाथ कवर कर लिया, और इस चौथे पार्टिकल ने ऐसा पाथ कवर कर लिया। तो इन पार्टिकल्स के पीछे जो आने वाले पार्टिकल्स हैं वो भी आपके साथ उसी पाथ को फॉलो करेंगे जिस पाथ को इस फर्स्ट पार्टिकल ने फॉलो किया है। अगर ऐसा हो तो फिर हम मोशन को क्या कहते हैं? फिर हम मोशन को लेमिनार मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इतना स्मूथ मोशन होता है कि अगर आप इसके जो है यूट्यूब पे आप इसके जो है इस मोशन की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ये इतना स्मूथ मोशन होता है कि इसको अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमें वो फ्लूइड रेस्ट में ही नज़र आता है। हमें मतलब ये इतना फॉर्मुलेटेड मोशन होता है कि हमें वो फ्लूइड मोशन में नज़र ही नहीं आता, हमें वो फ्लूइड असल में जो है रेस्ट में ही नज़र आता है। तो इसको अगर हम लेमिनार मोशन को अगर हम नेक्ड आई से देखेंगे तो ये मोशन जो है ये हमें रेस्ट में ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट और लेमिनार मोशन को हमेशा एक साथ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लेमिनार मोशन में भी हमें फ्लूइड्स जो होते हैं वो रेस्ट में ही नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके साथ मुख्तलिफ ये जो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, इन हर एक लाइन को स्ट्रीम लाइंस कहा जाता है, और इस हर एक लाइन की अपनी वेलोसिटी होती है। हर एक स्ट्रीम की क्या होती है? हर एक स्ट्रीम की अपनी वेलोसिटी होती है, v1, v2, v3 और v4। और स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रीम्स होते हैं ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रीम्स नेवर इंटरसेक्ट। स्ट्रीम्स नेवर इंटरसेक्ट।
ठीक है। तो ये आपके साथ जो मोशन था, इस मोशन को क्या कहा जाता है? इस मोशन को कहा जाता है लेमिनार मोशन, ठीक है, या स्ट्रीमलाइन मोशन। अच्छा, इसके बरक्स जो हमारे साथ दूसरा मोशन है, उस मोशन को टर्बुलेंट मोशन कहा जाता है। और उस मोशन में क्या होता है? उस मोशन में रैंडम मोशन होता है, ठीक है। द रैंडम motion of particles in which every path of a particle is different from other particles. मतलब सिंपली ये है कि उस पहले पार्टिकल का रास्ता जो है वो फॉलो ना हो, ठीक है, और रैंडम रास्ते फॉलो हों, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आप जो है वो टर्बुलेंट मोशन कहते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर हम दोनों मोशंस की एक ही मिसाल ले लें, लेट्स सपोज़ आपके साथ एक जो है नलका है, और आप उस नलके को ओपन करते हैं, तो ये लेट्स सपोज़ उस नलके का सरफेस एरिया है। अब यहाँ से पानी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, इस तरह पानी आएगा आपके साथ, मॉलिक्यूल्स इस तरह आते जाएंगे। तो जब तक ये मॉलिक्यूल्स ज़मीन के साथ नहीं टकराएंगे, ये स्ट्रीमलाइन मोशन करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स आपके साथ ग्राउंड के साथ टकराएंगे, तो हो सकता है एक मॉलिक्यूल हिट होके इस तरफ चला जाए, दूसरा मॉलिक्यूल जो उससे पीछे आ रहा है वो हिट होके इस तरफ चला जाए, तीसरा उस तरफ चला जाए, चौथा उस तरफ चला जाए। तो इसके बाद जो मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा मोशन है? फिर वो आपके साथ टर्बुलेंट मोशन है, क्योंकि उसमें किसी किस्म का रिदम, किसी किस्म का बिहेवियर और किसी किस्म की हार्मनी जो है वो शामिल नहीं है, और हर पार्टिकल का अपना ही पाथ है। तो ऐसे मोशन को फिर हम टर्बुलेंट मोशन कहते हैं। तो ये तो आपके साथ स्टूडेंट्स टाइप्स थी फ़्लो की, ठीक है। एक को लेमिनार फ़्लो कहा जाता है, जबकि एक को आपके साथ टर्बुलेंट फ़्लो कहा जाता है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे फ़्लो रेट्स को, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है किसको? फ़्लो रेट्स को। स्टूडेंट्स, आपके साथ फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फ्लूइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। कंसिडर करें कि आपके साथ एक ग्लास में एक फ्लूइड है, ठीक है, ये ग्लास है, और इसमें आपके साथ क्या है? एक फ्लूइड है। और अगर हम इस फ्लूइड को गिरा दें, तो यकीनी बात है कि फ्लूइड के कुछ मॉलिक्यूल्स ने जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा d1, और कुछ और मॉलिक्यूल्स ने जो है वो उससे कम डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। मतलब हर मॉलिक्यूल का अपना क्या होगा? एक डिस्टेंस होगा। तो फ्लूइड्स के लिए अगर आपने डिस्टेंस बाय टाइम करना है, तो वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम स्पीड कहते हैं, क्योंकि वो फिर फ्लूइड के हर पार्टिकल या हर मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड्स के लिए स्पीड फाइंड करना इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फ्लूइड के फ़्लो को फाइंड करने के लिए हम उसके लिए फ़्लो रेट्स फाइंड करते हैं। तो ये फ़्लो रेट्स और कुछ नहीं, असल में ये क्या है? ये अल्टरनेट टू स्पीड है। अल्टरनेट टू स्पीड है। अल्टरनेट टू स्पीड का हमारा यहाँ पे मतलब ये है सिंपली कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के लिए हम स्पीड फाइंड करते हैं।
सॉलिड्स के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं। लेकिन फ्लूइड्स के लिए स्पीड फाइंड करना इतना बेहतर नहीं है। फ्लूइड्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लो रेट्स फाइंड करेंगे। और हमारे साथ फ्लो रेट्स की फिर दो किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं मास फ्लो रेट और एक को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट में हम क्या करते हैं, हम मास को टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। और वॉल्यूम फ्लो रेट में हम क्या करते हैं, हम जो है वॉल्यूम को टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ मास दैट इज़ फ्लोइंग इन अ वायर पर इन अ वायर तो नहीं, खैर इन अ पाइप पर सेकेंड, और द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज़ फ्लोइंग इन अ पाइप पर सेकेंड, तो उसको मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट कहा जाता है। और इस मास फ्लो रेट देखें, स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट आपके साथ है मीटर्स पर सेकेंड, मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकेंड, और वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो आप इनडायरेक्टली जो है वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, आप स्पीड में इंटरेस्टेड होते हैं। तो चाहे वो आपके साथ जो है डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड करें वो भी स्पीड है, मास को आप टाइम पे डिवाइड करें वो भी स्पीड है, और वॉल्यूम को आप टाइम पे डिवाइड करें वो भी स्पीड है। तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ ये भी स्पीड है, एक सेकंड में जितना मास ट्रांसफ़र हुआ ये भी स्पीड है, और एक सेकंड में जितना वॉल्यूम ट्रांसफ़र हुआ ये भी आपके साथ स्पीड है। तो स्टूडेंट्स फ्लूइड्स के लिए हम फ़्लो की जो इंटेंसिटी है उसे मेजर करने के लिए हम क्या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे, हम फ़्लो रेट्स को यूज़ करेंगे। और हम मास फ़्लो रेट फाइंड करेंगे और साथ में वॉल्यूम फ़्लो रेट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स मास फ़्लो रेट के लिए कैपिटल एम का सिंबल यूज़ होता है, जबकि वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए कैपिटल क्यू का सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके साथ जो है ये जो कैपिटल एम है ये फार्मूला के लिहाज से किसकी इक्वल होगा, डेल्टा एम बाई टी के, और ये कैपिटल क्यू किसकी इक्वल होगा, ये डेल्टा वी बाई टी के इक्वल होगा। और कैपिटल एम का यूनिट होगा केजी पर सेकेंड और कैपिटल क्यू का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्टोक्स लॉ पे बात की, हमने ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट के दरमियान डिफरेंसेस पढ़े, हमने फ्लूइड फ्लो की दो टाइप्स पढ़ी, लेमिनार मोशन और टर्बुलेंट मोशन, और फिर हमने फ्लो रेट्स की बात की। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और कल के लेक्चर से हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का टर्मिनल वेलोसिटी पे है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके साथ बर्नूलीज इक्वेशन पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बर्नूलीज इक्वेशन है इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।